बाद इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी। देखिए होता क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन समझते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे हम बिजली बनाएंगे और उस बिजली का हम यूज करेंगे कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को करवाने में। रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से बिजली बनाएंगे, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप हो सकती है, और उस बिजली का कहीं ना कहीं यूज करेंगे। या फिर बहुत सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होती है, कैसे हम उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेल। सेल क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जो एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की दूसरी फॉर्म में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है और इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसका शॉर्टकट होता है पैनिक। पैनिक का मतलब होता है पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, उसे आप लोग क्या बोलते हो, एनोड बोलते हो, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे आप लोग कैथोड बोलते हो। दूसरी जगह हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बनाएंगे और केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाते हैं। और यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो सकती है। जैसे एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी से हम इस बॉल को पुश करते हैं तो ये अपने आप नीचे आ जाएगी, तो ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस चेंज है। और अगर मैं इससे पहाड़ी के नीचे से इसको ऊपर पुश करना चाहूँ तो ये नहीं होगा, है ना, स्पॉन्टेनियस एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अपने आप होने वाला चेंज नहीं है। तो इस तरह के चेंज को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसका शॉर्टकट है लोन। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। आपको ज्यादा अच्छा ये कब समझ में आने वाला है, जस्ट सेकंड, अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। स्पेसिफिकली इस सेल को, ये हमारे पास जिंक कॉपर का सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल। यहाँ पर आप याद रखिए लोन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो लेफ्ट साइड है इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, इस पर क्या होगी भैया, रिडक्शन होगी। जिस पर ऑक्सीडेशन होगी उस रोड को क्या बोलेंगे, एनोड, और एनोड पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। ये कैथोड होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगी और उस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। एक मेटल ली है जिंक, जिंक को जिंक के सोल्यूशन में जिंक सल्फेट में डाल दिया, कॉपर को कॉपर के सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट में डाल दिया और उनको कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज ले लिया, नमक का पुल बना दिया। और उस नमक के पुल में आप KCl ले सकते हो, या फिर KNO3 ले सकते हो, या फिर K2SO4 ले सकते हो एज इलेक्ट्रोलाइट। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, रिएक्शन नहीं करते, फास्ट इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत स्पीडली आयंस में टूटते हैं, हैविंग सेम मोबिलिटी। इनकी मूव करने की जो स्पीड होती है वो भी सेम होती है, एक स्पीड से भागते हैं। मतलब जिस स्पीड से K भागेगा, K पॉजिटिव भागेगा, उसी स्पीड से Cl नेगेटिव भागेगा, है ना। इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर क्या होगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो करंट बन जाएगा। अगर आपको कोई बोले सेल नोटेशन कैसे होता है, देखिए M से Mn पॉजिटिव है, ये हमने दिखा रखा है कि इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, ये सॉल्ट ब्रिज है, Mn पॉजिटिव से M है तो ये रिडक्शन हो रही है। आप किस तरह से दिखा सकते हो बेटा जी, आप इस तरफ लिख दोगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये हमारी सेल नोटेशन होती है। अगर आपको कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना हो, या फिर EMF बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो फोर्स राइज होती है वो क्या होगी, E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। जिस पर रिडक्शन हो रही है उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल माइनस जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस कर दो तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स ऑन सॉल्यूशन। कोई भी मेटल लो, आप उसको उसके सॉल्यूशन में डाल दो, जैसे जिंक को जिंक के सॉल्यूशन में डाल दिया, जिंक सल्फेट में डाला था, फिर वो इलेक्ट्रॉन ले रही है या दे रही है तो वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। और अगर ये लेने और देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, गेन करने की टेंडेंसी आप निकालते हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेंपरेचर 298 है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, अगर ये सारी कंडीशन रखते हो तब जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, तब जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी होती है बेटा, उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलते हैं। अब किसी भी मेटल का अकेले की नहीं पता चलता कि इलेक्ट्रॉन लेने वाली है या देने वाली है, इसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनानी पड़ती है और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं शी। शी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर NHE के नाम से भी ये फेमस होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्या होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूजन टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। एक डिवाइस है ना, दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ यार, सो दैट, वैसे तो मेरे बात समझ में नहीं आती, आई नो दैट, क्योंकि मेरे घर पे भी किसी को नहीं आती है, फिर भी थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस सेटअप को समझो। उस कंटेनर में आपने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया है, 2 ग्लास की ट्यूब है, ये आउटर ग्लास ट्यूब है, सॉरी ये इनर ग्लास ट्यूब है और ये आउटर ग्लास ट्यूब है। इस पे ये पतली सी वायर है और नीचे प्लेटिनम का फॉइल है, ठीक है, जिसके ऊपर रिएक्शन होगी सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पर आपने हाइड्रोजन गैस को बबल कराया है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंडीशन स्टैंडर्ड रखी गई। देखो कंसंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 है, ये 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा डिवाइस बन गया। अब इस डिवाइस के साथ आप किसी को भी लगाओगे, आप जिंक को लगाओगे जिंक सल्फेट में डाल के, कॉपर को लगाओगे कॉपर सल्फेट में डाल के, ऐसे अलग अलग मेटल होंगे उनके सॉल्यूशन के अंदर, फिर आप देखोगे वोल्ट मीटर में क्या वैल्यू चेंज हो रही है ना, माइनस वैल्यू हो सकती है, प्लस वैल्यू हो सकती है, फिर उन वैल्यूज को लिखा गया। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन
डेफिनेशन हो सकती है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहा है और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा उसको भी आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। और किसी भी अकेले मेटल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी खुद की जो पोटेंशियल होता है 0.00 वोल्ट होता है, इसकी खुद की इलेक्ट्रॉन लूज करने की गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, रेफरेंस है ना, तो 0.00। अगली बात पे आ जाओ, अगर ये एनोड का काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है मींस ऑक्सीडेशन होगी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन देके 2H पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये कैथोड का काम कर रहा है यानी कि इस पे रिडक्शन होगी, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, H2। अच्छा, पिछले वाले में ना एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखिए हमारा ना सेल का कुछ पोटेंशियल आएगा, जैसे ई नोट सेल आ गया, ई नोट सेल कभी हमारा ज्यादा आ गया एक्सटर्नल पोटेंशियल से, बाहर से कोई पोटेंशियल अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा सेल बिहेव नॉर्मली, सेल बिहेव नॉर्मली। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिंक पे ऑक्सीडेशन है, कॉपर पे रिडक्शन है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, ठीक है। अगर कभी ई नोट सेल, हमारे सेल का पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल कभी इक्वल हो गया तो हमारा सेल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर पावर आ रही है ना, दोनों तरफ से पावर बराबर है तो सेल ने काम करना बंद कर देना, सेल स्टॉप वर्किंग। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे सेल के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए एक्सटर्नल पोटेंशियल, यानी कि बाहर से ज्यादा पावर लग रही है, तो बाहर वाला जीत जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं वो कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे, जो करंट कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा है वो जिंक से कॉपर, उल्टा हो जाएगा। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डेफिनेशन कहाँ गई, कहाँ है डेफिनेशन, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये है हमारे पास। इसको याद करने की ट्रिक मैंने क्या बना रखी है भाई, लिया किया वाली, किया सेल्टोस जो भी होगी, कार आड़ी, किया की कार आड़ी जमी फनी पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से फरारी लेकर। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, आप देख सकते हो -3.05 -2.93, नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, पॉजिटिव बढ़ती जा रही है, ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आप इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहोगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। हाइड्रोजन है 0.00 वोल्ट है। अब अगर इसको देखते हो, कभी आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर देखनी हो तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, अगर किसी की रिड्यूसिंग पावर देखनी हो तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। इस तरह से रिलेट करना, ऑक्सीडाइजिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिड्यूसिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, मेटल की रिएक्टिविटी घटती है, मेटल की रिएक्टिविटी घटती है, मेटल की रिएक्टिविटी घटती है, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, नेचर ऑफ मेटल पे, प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पे, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आप चेंज कर सकते हो अगर कुछ कंडीशन को चेंज कर देते हो। इन चेंजेस को समझने के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअल में हमें क्या बताती है, कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, ये 0.0591 का 0.06 यूज कर सकते हो। लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जब कंडीशन स्टैंडर्ड है, आप लोग निकाल सकते हो। ई नॉट सेल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन, जो गैल्वेनिक सेल है, जो जिंक कॉपर सेल है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको कभी गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल। अगर आपको कभी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है दैट इज डेल्टा जी नॉट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डिफरेंस क्या है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी है तो ई सेल का यूज करते हो, और अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है सेल जब कंडीशन स्टैंडर्ड है, आप लोग निकाल सकते हो। ई नॉट सेल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन, जो गैल्वेनिक सेल है, जो जिंक कॉपर सेल है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको कभी गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल। अगर आपको कभी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है दैट इज डेल्टा जी नॉट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डिफरेंस क्या है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी है तो ई सेल का यूज करते हैं, और अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है तो ई नॉट सेल का यूज करते हैं। अगर आपको कभी लो केसी निकालना है, लो केसी का मतलब होता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है ना, ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन को ही अगर हम मॉडिफाई करें तो ये क्या बन जाता है, ई नॉट सेल 0.0591 बाई एन log केसी। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आगे हम करते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे कहते हैं, दो सब्सटेंस विच अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने देते हैं।
इसी तरह इंसुलेटर होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें से आधी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, आधी इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है। एग्जांपल बताना एक बार सेमीकंडक्टर के और इंसुलेटर के भी। अच्छा, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अच्छा, जो कंडक्टर होते हैं ना दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर जैसे मेटल है, आयरन, एल्यूमिनियम, इनके अंदर जो करंट पास होता है वो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं जैसे NaCl, अगर आप NaCl की मोल्टन फॉर्म लो, उसको मेल्ट कर दो या फिर NaCl को पानी में डाल दो तो भी उसमें से करंट पास हो सकता है। उस टाइम उसकी हम आयनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस किसे कहते हैं भाई? कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। रेजिस्टेंस को देखा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भैया? यूनिट होती है इसकी ओहम। क्या होती है भैया? ओम होती है ना। उसके बाद है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, C इक्वल टू 1/r। इसका सिंबल G भी यूज किया जा सकता है। और उल्टा है तो जैसे इसकी यूनिट ओम है तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स या मोहम, या फिर साइमन वर्ड यूज कर लेते हैं। अच्छा, कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन। अगर आप कहीं पर पानी डालोगे तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी भाई? एज लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ऑन दी अदर हैंड बात करते हैं कनेक्टिविटी की। देखो यहाँ पर ये जो R है ये रेजिस्टेंस है, ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो रो है, ठीक है, कनेक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है ऑफ रेजिस्टिविटी का, है ना। तो इसको 1/ρ लिख सकते हैं। 1 पानी डालोगे तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी भाई? एज लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ऑन दी अदर हैंड बात करते हैं कनेक्टिविटी की। देखो यहाँ पर ये जो R है ये रेजिस्टेंस है, ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो रो है, ठीक है, कनेक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है ऑफ रेजिस्टिविटी का, है ना। तो इसको 1/ρ लिख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला बनाओगे आप लोग 1/r L/A। 1/r क्या होता है? एक और फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से, 1/r इज G कंडक्टेंस एंड L/A इज अ कांस्टेंट। इसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं, G स्टार। यूनिट क्या होती है कनेक्टिविटी की? ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स या ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये डिक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन एज नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी जो होती है गिवन वॉल्यूम में कैलकुलेट की जाती है। तो जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम में कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, करंट कैरिंग पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो इनकी कंडक्टिविटी घट जाती है। ठीक है, कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन की देखी जाती है। तो जब पानी डालते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है भाई? क्या होता जाएगा? नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास कंडक्टिविटी हो चुका। सेल कांस्टेंट मैंने भी आपको बताई दिया, G स्टार L/A। यूनिट इसकी होती है सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। देखो होती है मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस होते हैं उनकी जो कंडक्टेंस होती है, कप टाइम टू V या कप टाइम टू 1000/m। तो इसको अगर देखा गया तो मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंडक्टिविटी, है ना। अच्छा, m को अगर मैं करूंगा तो ये n/v ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये बहुत बार पूछा गया है कि डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। इंक्रीज विद डाइल्यूशन ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन, क्या इंक्रीज हो रहा है भाई? लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम। आगे मूव करते हैं। एक होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब आप देखिए मोलर कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करती है डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूट कराते जाओ करवाते जाओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे तो कंसंट्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगी। उस टाइम जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस जीरो। इसके बाद अच्छा, अगर आप ग्राफ की हेल्प से समझना चाहो मोलर कंडक्टिविटी में और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, मैंने अभी आपको बताया है। मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये ग्राफ करते हैं हम कंसंट्रेशन का रूट, और किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं? डे बाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। ये है डेल्टा एम, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट सी। तो देखिए बेटा, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ी बढ़ती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज्यादा बढ़ती है, और एक टाइम तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है ना। इसको ऐसे टच किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बिल्कुल ऐसे पैरेलल चलने लग जाता है। अच्छा, एक हमारे पास आया कोलरस लॉ। कोलरस लॉ ने क्या बोला कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो होती है किसकी? सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड C मींस होता है बेटा जी कंसंट्रेशन। आगे मूव करते हैं फैराडे। फैराडे ने दो लॉ दिए कि यार इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड इनके लॉ थे। पहले लॉ में क्या बोला? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास। जितना चार्ज पास कराओगे उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होता जाएगा। W इज प्रोपोर्शनल टू Q, या W इज इक्वल टू Z, वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I इनटू I इज करंट, T इज टाइम। ये सेकंड मिलियन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है तो मोलर मास बाय N इनटू F। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप एक से ज्यादा सॉल्यूशन ले लोगे और उनको सीरीज में कनेक्ट करोगे और जब आप उनमें से बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा?
उनके इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ ए डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। अच्छा ड्राई सेल, अच्छा तीन तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी क्या होते हैं, जिनको सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बार होगी फिर वो डेड हो जाएंगे। सेकेंडरी क्या होते हैं, जो रिचार्जेबल है, लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी। टर्सरी सेल का ज्यादा बढ़िया वर्ड है फ्यूल सेल, जिसमें से बिजली बनाई जाएगी बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। ड्राई सेल पे आ जाओ, जैसे जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Zn2 पॉजिटिव बन गया। फिर कैथोड पे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड होता है, MnO2 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। क्लियर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की अगर बात करें, एनोड पर होता है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो 4H पॉजिटिव बनेगा और 4H पॉजिटिव सॉल्यूशन में से 4OH नेगेटिव लेगा, मतलब 4OH नेगेटिव जो है इधर इलेक्ट्रोलाइट है, इसके साथ जुड़ के 4H पॉजिटिव जाएगा। कैथोड पे अगर मैं बात करता हूँ तो O2 है, इधर से 4 H2 में से 2 H2 का यूज किया जाएगा, है ना। 2 H2 का यूज क्यों किया जाएगा भाई, क्योंकि 2 से हम 2 पानी बनाने काम आ जाएगा और 2 से बिजली बना लेंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, जोड़ के लिखो 4OH नेगेटिव हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी जो कि रिचार्जेबल होती है, इसमें एनोड को अगर हम देखते हैं, पीबी है, पीबी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Pb2 पॉजिटिव बना, SO4 2 नेगेटिव से जुड़ के PbSO4। एट कैथोड, कैथोड पर कौन होता है, PbO2 होता है, इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन भी ले जाएंगे, और जो भी सॉल्यूशन के अंदर 4H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर PbSO4 2H2 हो जाएगा, इसको जोड़ के लिख देंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। और जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, कैथोड पर कौन होता है, PbO2 होता है, इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन भी ले जाएंगे, और जो भी सॉल्यूशन के अंदर 4H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर PbSO4 2H2 हो जाएगा, इसको जोड़ के लिख देंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। और जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा रिचार्जिंग वाली रिएक्शन। क्लियर है। एक होता है कोरिजन, मेटल धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, और कोरिजन वर्ड स्पेसिफिकली आयरन के लिए होता है। एनोड पर क्या होता है, आयरन है, इलेक्ट्रॉन देता है, फिर 2 पॉजिटिव बनता है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का काम करता है, हमारा एयर, मॉइस्चर, ये सब इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो। और अगर आपसे कोई पूछे फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है, Fe2O3 XS2, इस तरह से। तो ये है बेटा जी सारे का सारा